हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में ब्रिटिश काल से वर्तमान तक पंचायतों का जो विकास है उसके बारे में देखेंगे और उससे जुड़े हुई संवैधानिक उपबंध के बारे में देखेंगे। ये हम लोगों का पार्ट रह गया था। यूनिट फर्स्ट में हमने जो मुगल काल तक पंचायती राज व्यवस्था का विकास देख लिया था। इस वीडियो में इसके आगे हम लोग पूरा करेंगे वर्तमान तक। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके बाद यूनिट 2 जो रह रही है वो भी हम लोग करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और दोनों की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी जो कि है जीएस विद अशोक। तो इसको फॉलो जरूर कर लें अगर पीडीएफ आपको चाहिए। ओके, और इस वीडियो को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, जैसे कि यूनिट फर्स्ट का बनाया था सीक्वेंस वे में, जो कि आपको याद हो सके। और सारे इंपॉर्टेंट जो भी डेट्स फैक्ट जो भी है वो मैंने रख दिया है, चाहे वो फिर पंचायत राज अधिनियम 1947 जो भी है, मतलब सारी डेटें रख दी हैं, पैसा एक्ट तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर सूर्य प्रसाद के क्या कथन है पंचायत को लेकर। तो ग्राम पंचायत को रिलेटेड क्या कथन है, तो उन्होंने बताया कि भारत एक ग्राम प्रधान देश है और जो ग्राम पंचायत भारतीय ग्रामीण जीवन की क्या है, मूल आत्मा है। और क्या है, प्रत्येक गांव में क्या होती है, एक पंचायत होती है और गांव के लोगों की मुख्य इकाई के रूप में कार्य करती है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत भारतवर्ष में एक प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो कि हम लोग देख चुके हैं बहुत प्राचीन काल से, वैदिक काल से हम लोग देखते आ रहे हैं पंचायती व्यवस्था को। और यह व्यवस्था सुशासन का प्रतीक है, जिसमें क्या होता है, गांव के लोग स्वयं अपने कार्यों तथा नियमों का संचालन करते हैं। ओके, क्योंकि सुशासन का मतलब ही यही है। और डॉक्टर अल्टिकर के द्वारा क्या कथन दिए गए हैं, तो उन्होंने क्या है, ग्राम पंचायत की रक्षा, सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्था को संभालती है। मतलब कि ग्राम पंचायत जो गांव की रक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को संभालती है, और ग्राम पंचायत जो पंचायत राज्य को टैक्स देती है और नए कर लगाने पर भी कार्य करती है। तो ये अल्टेकर के द्वारा कहा गया। ओके, तो ये कथन पढ़ना है बस एक बार, आना आना कुछ नहीं, अगर आएगा तो वो यही स्टेटमेंट आएंगे, फिर पूछा जाएगा ये किसने कहा। ओके, तो ये थोड़े से एक बार आप लोग पढ़ लेना। फिर उसके बाद अब देखते हैं ब्रिटिश शासन काल में पंचायती राज व्यवस्था। तो हम लोग मुगल काल तक पढ़ चुके हैं, तो मुगल काल में क्या हुआ था कि पंचायती राज व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई थी। उसमें जो सुशासन है वो कम हो गया था। तो यही चीज है, मुगल शासन काल में अन्य मध्यकालीन शासकों के समय में ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था क्या कमजोर होती गई और पंचायत व्यवस्था लगभग नष्टप्राय हो गई। अब ब्रिटिश शासनकाल का प्रभाव क्या हुआ, जब अंग्रेज जो है भारत आए, तो अंग्रेजों के शासन में पंचायतों की स्वायत्ता जब आए, तब उनकी जो पंचायतों की स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया और ग्राम पंचायतें जिससे कि कमजोर हो गई और लोगों का विश्वास भी घट गया। फिर भी अंग्रेजों ने प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने का जो है प्रयास किया। तो अब यहाँ से हम लोगों को देखना है, ये तो हम लोगों ने सीक्वेंस देख लिया कैसे कमजोरी हुई। फिर भी क्या किया अंग्रेजों ने, प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अब उसमें कौन कौन से प्रयास आए वो हम लोग देखते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले चार्ल्स मैटकॉफ का विचार क्या था कि मैटकॉफ ने ग्राम पंचायत को एक लघु गणराज्य कहा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये किसने कहा, ये लघु गणराज्य ग्राम पंचायत को किसने कहा, चार्ल्स मैटकॉफ ने। और उन्होंने गांव को सुशासकीय प्रकृति की सराहना मतलब कि उसका प्रेज किया है कि जो गांव में सुशासन है वो एक अच्छी चीज है। ठीक है, उनकी प्रकृति अच्छी है सुशासन की दृष्टिकोण से। तो ये पॉइंट आपको इस पेज में याद रखना है कि चार्ल्स मैटकॉफ ने ग्राम पंचायतों को क्या कहा, लघु गणराज्य कहा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद 1857 रिवोल्ट हम लोग सब जानते हैं। फिर उसके बाद क्या परिवर्तन आए, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने केंद्रीकरण की नीति अपनाई, यानी कि सेंट्रलाइजेशन की नीति अपनाई। इससे क्या हुआ, जो स्थानीय सुशासन है वो क्या होगा, अगर पावर सारी सेंट्रल में ले लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पावर उनसे छीन ली गई। तो क्या होगा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या है, ब्रिटिश क्राउन के पास शासन चला गया, जो कि हम लोग पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 का। उसके तहत क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे शासन लेके किसने ले लिया, एक क्वीन ने अपने पास ले लिया और एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया में रख दिया, उसकी हाउस ऑफ कॉमन कहाँ पे, लंदन में रख लिया, जो इंडिया की सारी प्रॉब्लम के लिए रख दिया गया। कब, 1857 के विद्रोह के बाद जो गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 आया था, उसमें यह बात हुई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो रूल कर रही है उससे शासन लेके ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन ने अपने पास ले लिया। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि ये पूरी पावर सेंट्रल में चली गई, जिससे क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था और कमजोर हो गई। फिर उसके बाद 1857 के बाद फिर क्या प्रयास हुआ, पहला प्रयास हुआ 1863 में, किसके लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो ये पॉइंट याद करना है कि पहला प्रयास 1863 में किया गया। तो 1873 में पहला प्रयास क्या था, सबसे पहले सैनिटेशन आयोग यानी कि स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गांव में सफाई
को एक आवश्यक कार्य माना गया। तो एक सैनिटेशन कमीशन बनाया गया 1863 में, जो कि गांव की सफाई के लिए एक आवश्यक कार्य था। तो इससे की क्या ये पहल हुई ग्रामीण शासन की पहली। तो ये पॉइंट याद रखना है, 1863 में पहला प्रयास हुआ स्वच्छता आयोग द्वारा। फिर उसके बाद उसके जस्ट बाद 1870 में 7 साल बाद मेयो मतलब लॉर्ड मेयो थे गवर्नर जनरल, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रस्ताव में स्थानीय संस्थाओं को कुछ शक्ति दी। इस प्रस्ताव जो प्रस्ताव था ऊपर उसके उसके लिए क्या कुछ शक्तियां दी और उसके लिए उत्तरदायित्व देने की बात कही। तो ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले ये थोड़ी सी पावर दी गई स्थानीय संस्थानों को 1870 में, और किसके द्वारा दी गई, लॉर्ड मेयो द्वारा। तो लॉर्ड मेयो इंपोर्टेंट है। तो लॉर्ड मेयो ने 1857 में कुछ पावर दी स्थानीय संस्थाओं को, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को, मतलब लोकल बॉडीज को। फिर नगर पालिकाओं और जिला परिषदों की जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस भी है, वो भी सामने आई। मतलब कि लॉर्ड मेयोई के शासनकाल में नगर पालिका और जिला परिषदों की परिकल्पना जो है वो भी सामने आई। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद लॉर्ड रिपन, इसके बाद आया लॉर्ड रिपन। ठीक, 1881 में हम लोग जानते हैं सेंसस भी अच्छे से हुई। ओके, फिर सेंसस भी पहली बार शेड्यूल वे में हुई थी। तो लॉर्ड रिपन जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है इन्हें। तो क्यों कहा जाता है अब देखते हैं। लॉर्ड रिपन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड रिपन 1882, ठीक है, इसमें लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन का ढांचा विकसित किया। किसने, लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे और इसे भारतीय स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। ये किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। इसने क्या कहा, जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया, यानी कि जो जनप्रतिनिधि थे उन्हें शामिल किया, और काउंसिल में अध्यक्ष के चुनाव करने की बात भी करी गई, और आम जनता की भागीदारी को बढ़ाया। तो इसने ये कदम उठाए। और क्या किया, स्थानीय संस्थाओं का गठन किया, जिसमें कि नगर पालिका और जिला बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लॉर्ड रिपन द्वारा क्या किया गया, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनकी स्थापना की गई लॉर्ड रिपन द्वारा, मेयो नहीं, लॉर्ड रिपन द्वारा। और इन संस्थाओं को स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा तथा आदि क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार दिया। तो मतलब ये पावर भी दी किसको, ये म्यूनिसिपैलिटी और जिला बोर्ड में ये पहली बात इनका गठन किया, और इन संस्थाओं जो ऊपर ये संस्थाएं हैं इनको क्या दिया, इन्हें पावर भी दी। तो इससे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पावर दे रहा है ये। ठीक है, तो सफाई, हालांकि विषय ऐसे थे कोई मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन कुछ तो पावर थी। हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये जो है विषय दिए इनको, तो थोड़ी सी पावर दी गई। और फिर डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लोकल गवर्नमेंट में, या डिस्ट्रीब्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन अगर वर्ड का मतलब समझना है तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लेवल। जैसे कि अभी क्या है, जो अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि भारत में जो है डिसेंट्रलाइजेशन लागू है, जिसमें कि क्या है, पावर सेंटर में है, फिर स्टेट्स में है, फिर लोकल गवर्नमेंट में, यानी कि लोकल बॉडीज में है। ठीक है, तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इसने क्या किया, लॉर्ड रिपन ने, कि इन संस्थाओं को ऑटोनॉमी दे दी गई। जो ये ऊपर संस्थाएं बनाएंगी इनको क्या दी गई, ऑटोनॉमी काम करने के लिए, और सरकार को केवल जो गवर्नमेंट थी उसे मिनिमम इंटरफेरेंस की नीति अपनाई, यानी कि इनके कार्य में दखलंदाजी सब कम से कम कर दी गवर्नमेंट की। ओके, और जन भागीदारी को हमने जो की पॉइंट पढ़ा है ऊपर, उसमें क्या किया कि जनता को चुनाव के माध्यम से इन संस्थाओं के प्रतिनिधि चुनने की शुरुआत की गई। तो जो ये संस्थाएं बनी थी उनको, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें चुनने के लिए जनता के चुनाव के माध्यम से की गई। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, और कुछ सदस्यों का चयन जनता द्वारा और कुछ सरकारों द्वारा जो है नॉमिनेशन किया गया। तो जनता द्वारा भी लोग चुने गए, जिससे कि लोगों की भागीदारी बढ़े, और सरकार द्वारा भी नामांकन किया गया, यानी कि नॉमिनेशन किया गया। अब जो ब्रिटिश के पीएम थे उस टाइम पे, ग्लैडस्टोन, तो लॉर्ड रिपन की नीतियों पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, विलियम ग्लैडस्टोन, उनकी उदार नीति का प्रभाव था। उन्होंने कहा कि रिपन ने भारत में उदार प्रशासन का प्रयास किया है। ठीक है, तो उन्हें जो ग्लैडस्टोन है उन्होंने लॉर्ड रिपन को सपोर्ट किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ग्लैडस्टोन की नीति के तहत रिपन ने भारत में उदार प्रशासन किया, मतलब उन्होंने इसको सपोर्ट किया, तभी ये हो पाया। ठीक है, अब 1882 का प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यह कानून नहीं था, बल्कि एक क्या था, रेजोल्यूशन था, पहली चीज।
और इसका उद्देश्य क्या था, स्थानीय जो संस्थाएं हैं उसे सशक्त बनाना। तो ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से है लॉर्ड रिपन, क्योंकि इसने पहली बार जो है थोड़ी सी पावर दी, जिला बोर्ड और ये म्यूनिसिपैलिटीज की स्थापना भी की और पावर का डिवीजन भी किया, जैसे कि हेल्थ और सैनिटेशन और एजुकेशन के विषय में पावर भी दी लोकल बॉडीज को और लोगों की भागीदारी बढ़ाई। तो ये इस वजह से 1882 का जो प्रस्ताव है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। अब अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी सरकारी होते थे, लेकिन प्रतिनिधियां बहुमत, जो प्रतिनिधि थे वो बहुमत द्वारा चुने जाते थे। ये हम लोगों ने भी देख लिया। और शहरी क्षेत्र में व्यवस्था प्रभावी हुई और गांवों में पूरी तरह लागू नहीं हुई थी। ये भी एक चीज है कि ये जो है शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था लागू हुई थी और गांव में पूरी तरीके से ये व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। ओके, अब महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला इस चीज का, कि लॉर्ड रिपन के प्रयासों से भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव मैंने बताई थी। विकेंद्रीकरण मतलब कि पावर इसने पहली बार डिवाइड किया, अपने जो सेंटर में पावर थी उसे जो प्रोविंसेस में पावर दी और थोड़ी बहुत गांव में भी। तो ये नींव पड़ी सबसे पहली चीज लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और उनकी नीति से ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मार्ग जो है प्रशस्त किया गया और यह प्रयास भारत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था में शामिल किया गया। और यही प्रयास जो है वो क्या किया गया, भारत का जो संविधान है उसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंदर इसी प्रयास को आगे बढ़ाया गया। और इसे अब देखेंगे प्रेजेंट में क्या है। अब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, उसका ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं कि वित्तीय सहायता यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है वित्त का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे प्रारंभिक प्रयास में वित्तीय ये देखते हैं। सबसे पहला तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय सुशासन की नीति के तहत पहली बार वित्तीय विकेंद्रीकरण की भी नींव रखी। मतलब कि सबसे पहले जो है रुपयों का भी डिस्ट्रीब्यूशन की नींव रखी किसने, लॉर्ड रिपन ने। और स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय उत्तरदायित्व भी सौंपा। ओके, तो ये केवल पढ़ने वाले पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, बताने वाले पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताता जाऊंगा। ओके, अब कैटेगराइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसका रिसोर्सेज कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे कि इंपीरियल सोर्स मतलब कि केंद्र सरकार के लिए जो रेलवे, अफीम, नमक, टेलीग्राफ, सेना और डाक प्रणाली पर भारी कर लगाया गया और यह स्रोत पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन थे। मतलब कि ये जो टैक्सेस थे ये क्या थे, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो सेंट्रल थी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके द्वारा ये लगाए जाएंगे। फिर जो प्रोविंशियल सोर्सेस हैं उसमें प्रांतीय करों के लिए क्या था, प्रांतीय सरकार के लिए सड़क निर्माण है, जो स्थानीय सुशासन, नगरपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं व प्राथमिक शिक्षा। तो ये जो सब्जेक्ट थे ये प्रोविंशियल यानी कि प्रांतों को दे दिए गए थे। ठीक है, और इंपीरियल सोर्सेज में ये सारे किसके पास थे, जैसे कि रेलवे हो गया, नमक, टेलीग्राफ, ये सारे डिपार्टमेंट किसके पास थे, ये थे सेंटर के पास। उसके बाद जो रिसोर्स का डिवीजन कैसे आए, डिवाइडेड रिसोर्सेज कैसे हैं, जो एक्साइज, जंगलों की आय और पशुकर आदि, इनमें राजस्व का बंटवारा केंद्र और प्रांत के बीच होता था। तो इन चीजों में जो ये कर थे इनमें जो टैक्सेस आते थे उसका बंटवारा राजस्व जो भी वो केंद्र और राज्य यानी कि केंद्र और प्रांत दोनों में था। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। किसमें, जो आबकारी या एक्साइज और ये एक्साइज, जंगलों की आय और पशुकर, इसका डिवाइड किया जाता था करों का। फिर क्या है 1909 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे क्या कहते हैं, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें वैसे अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सी चीजें हुई, लेकिन हम लोग पंचायत के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें देखते हैं क्या है कि यह अधिनियम धार्मिक आधार का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि वोटिंग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत भी इसी एक्ट से हुई थी, 1909 के एक्ट से। इस एक्ट में क्या हुआ था कि हिंदू हिंदू को वोट करने लगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करने लगा। इस वजह से ये धार्मिक आधार का प्रतिनिधित्व करता है ये अधिनियम। और 1910 में क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम नेताओं ने स्थानीय निकायों में भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया। ओके, तो ये पॉइंट याद रखने का है कि 1910 में जो मुस्लिम कुछ नेता हैं उन्होंने स्थानीय निकायों में सामुदायिक प्रतिनिधित्व किया, उनकी मांग करी। ओके, अब देखते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले तो डायरकी लागू करी गई। और डायरकी कहाँ पे लागू करी, डायरकी का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर। कहाँ पे लागू किया गया, ये प्रोविंसेस में पावर प्रोविंशियल डायरकी लगाई गई, जिसमें कि डिवीजन ऑफ पावर ये किया गया कि इसमें जो दो पावर में डिवाइड कर दिया गया, एक गवर्नर जनरल के पास थी और एक इंडियन के पास थी पावर। ठीक, पावर का डिवीजन कर दिया गया, जिसमें कि गवर्नर जनरल के पास इंपॉर्टेंट फील्ड थे जिन्हें क्या कहा जाता था, रिजर्व पावर। ठीक है, एक रिजर्व पावर बनाई गई, रिजर्व, और एक ट्रांसफर पावर, किसके लिए, इंडियन के लिए, ट्रांसफर।
ओके। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी इसने पावर ली जो गवर्नर जनरल के पास यानी कि सेंटर के पास रही, तो उसमें था ये जैसे कि फाइनेंस हो गया, बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंस मतलब कि, और डिफेंस हो गया, मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट ये इन्होंने दे दिए। लेकिन इंडियंस को भी कुछ पावर दिए जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी जो है पावर किसे दे दी, इंडियन को दे दी। फिर ये यहाँ पे लिखा भी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय सुशासन, कृषि जैसे विषयों पर प्रांतों को पावर दे दी गई, यानी कि इंडियंस लोग इसमें देखेंगे। और जो रिजर्व पावर थी उसने अपने पास रखी, जैसे कि फाइनेंस, डिफेंस, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो सारे गवर्नर जनरल ने अपने पास रखी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने का, इसमें जो है इंडियंस को भी पावर दी गई। भले ही ये सब्जेक्ट अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी पावर तो दी गई। तो इससे क्या हो रहा है, ये इससे डिसेंट्रलाइजेशन हमें शो हो रहा है। फिर इस अधिनियम में स्थानीय प्रणाली का विकास को संवैधानिक आधार भी दिया गया। अब पंचायत व्यवस्था क्या थी उस टाइम पे, 1907 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार पंचायत प्रणाली का विचार किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले 1907, अगर हम लोग इसे डेटों में याद रखें तो 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट भी हुआ था, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बगल में, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए आप जैसे भी याद रखें, 1907 में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जो पंचायती सिस्टम है उस पर पहली बार विचार किया, और 1919 के अधिनियम में इसे औपचारिक रूप से शामिल किया। ये यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो फॉर्मल वे में सबसे पहले शामिल कब किया गया, 1919 के एक्ट से। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय योगदान क्या रहा, राष्ट्रीय जो नेता थे उस टाइम पे उनके योगदान क्या थे। तो 1922 में, ठीक है, जो देश बंधु चित्तरंजन दास, जिनका सब नाम देश बंधु भी इन्हें कहते थे, सॉरी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राम पंचायतों का जो महत्व है उसके बारे में बताया। और 1931 में हम लोग जानते हैं जो कराची अधिवेशन है किसका, आईएनसी का, उसमें क्या किया गया, उसमें क्या डिस्कस किया गया कि इसमें ग्राम पंचायतों को मान्यता देने की प्रमुख बात मांग की गई, ठीक है। ग्राम पंचायतों की मान्यता देने की मांग को डिस्कशन किया गया इस सेशन में, ठीक है, जो कि कराची में हुआ था 1931 में। ओके। और रखी, और शासन में सुधार, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन, भारत में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का औपचारिक प्रारंभ भी हुआ। और ये तो हम लोग पढ़ चुके, केंद्र और प्रांतों के बीच इस पर शक्तियों का बंटवारा भी हो। ये सारे डिस्कशन के पॉइंट थे 1931 के कराची अधिवेशन में। अब देखते हैं नेक्स्ट 1935। फिर 1919 के बाद कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसमें क्या है, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे व्यापक अधिनियम था। और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो अभी भारतीय संविधान है जो 1935 के एक्ट से ज्यादातर लिया गया है, मतलब कि जो अभी का जो संविधान है वो 75% लगभग अप्रोक्स ये कहाँ से लिया गया है, ये इसी एक्ट से लिया गया है जो अभी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना जो संविधान है। ओके। तो यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे व्यापक अधिनियम था, जो कि 24 जुलाई 1935 को पारित किया गया था। तो ये डेट तो याद रखनी है कि कब पारित हुआ था, 24 जुलाई 1935 को ये पारित हुआ। और इसके तहत बहुत सारी चीजें जो है, अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी चीजों का गठन, जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई का गठन भी किससे हुआ था, इसी एक्ट से हुआ था, ठीक है। 1934 के आरबीआई एक्ट 1934 था, और लेकिन इसी एक्ट के जो है अध्ययन था, अंतर्गत था, सॉरी। तो और इस एक्ट में क्या हुआ, जो हम लोगों ने 1919 के एक्ट में अभी प्रोविंशियल डायरकी थी, पढ़ी थी, प्रोविंसेस में डायरकी लगाई थी, वो अब सेंटर में लग गई। और जो प्रोविंसेस थी यानी कि जो प्रांत थे उनको ऑटोनॉमी यानी कि उनको स्वायत्ता दे दी गई इस एक्ट के बाद में। ये आगे लिखा है इसमें, हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, जिससे कि पावर जो प्रांतों को ज्यादा मिल गई, और डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी गई, ठीक है। तो ये अभी देखेंगे और आगे। तो इसमें क्या याद रखना है कि ये 24 अप्रैल 1935 को पारित हुआ, और 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को एक सुसंगठित प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, भारत के लिए एक सुसंगठित प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। और इसी एक्ट को न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी किसने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और यह अधिनियम क्या है, ये भारत संविधान की नींव है। अब ये नींव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी से 75% 70 to 75% हिस्सा हम लोगों ने लिया है अपने भारतीय संविधान का। ओके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में एक संगठित और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। और प्रांतों और केंद्र के बीच क्या, सत्ता का विभाजन करना। ओके। और भारतीय को प्रशासन की भागीदारी देना, प्रशासन में भारतीयों को भागीदार बनाना, ये इस अधिनियम के उद्देश्य थे। अब मुख्य विशेषताएं क्या है कि संवैधानिक स्वीकृति और प्रशासनिक संरचना सबसे पहले देखते हैं क्या है। पहली बार स्वायत्ता की अवधारणा को कानूनी मान्यता इस एक्ट के द्वारा प्राप्त हुई, यानी कि जो स्वायत्ता है, सेल्फ गवर्नेंस है, उसको पहली बार कानूनी मान्यता मिली यहाँ पे। और स्थानीय सुशासन संस्थाओं को भी परोक्ष रूप से स्वीकृति मिली।
प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से ये स्वीकृति मिली स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को, और ग्राम पंचायतों को जो ग्राम पंचायतें थी उनका अस्तित्व का आधार भी बना। अब भारत में क्या हुआ, भारत में जो द्वैध शासन था वो समाप्त हुआ, जिसमें कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, यानी कि जो प्रोविंशियल डायरकी लगी थी किसमें 1919 के एक्ट से, तो वो उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, पहली चीज। और प्रांतों को क्या मिली, ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता मिली, ठीक है, ऑटोनॉमी मिली। और फिर केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का डिवीजन भी हुआ, जिसमें कि 3 सूचियों में बांटा गया, किसे, जो सब्जेक्ट ट्रांसफर और रिजर्व वाले थे, अब उसे 3 सब्जेक्ट में बांटा गया, जिसमें कि एक यूनियन लिस्ट जो सेंटर के पास होगी, यानी कि गवर्नर जनरल के पास, एक प्रोविंशियल हो गई, और एक कंकरेंट मतलब कि दोनों की पावर इसमें होगी, जैसे कि अभी है शेड्यूल नंबर 7 में भी जो लिस्ट के बारे में बताया गया है। अभी भी 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है, जो कि 7 शेड्यूल में दी गई है, और उसमें सब्जेक्ट है जो सेंटर वाले सेंटर में है, फिर स्टेट वाले सब्जेक्ट हैं, और कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, ओके, जो कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेती है। इसी टाइप से ये यहाँ पे डिवीजन किया गया। और प्रांत में सुशासन की स्थापना कैसे हुई, तो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसके अधिकार सीमित कर दिए गए, और प्रांतों में भारतीय मंत्रियों का उत्तरदायित्व सौंपा। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं वो प्रांतों में कम कर दी गई, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, और वहां के जो लोकल जो प्रांतों में जो भारतीय मंत्री हैं उनको उत्तरदायित्व दिया, किसके लिए, गवर्नमेंट जो शासन करने के लिए, ओके। अब संघीय संरचना की योजना देखते हैं। भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई, ये हम लोगों ने अभी देखा था पॉइंट। अब संविधान सभा या पंचायतों का परोक्ष समर्थन हमने देखा इससे मिला, तो वो कैसे मिला, तो अधिनियम में ग्राम पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं के लिए संवैधानिक स्वीकृति की भूमि तैयार की गई। और 1935 के अधिनियम के बाद भारत में 98 यानी कि 9891 ग्राम पंचायतें और 295 पंचायत समिति और 33 जिला परिषद अस्तित्व में आई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट है। एक एवरेज पॉइंट से आप लोग ऐसे याद रखें कि लगभग 10,000 ग्राम पंचायतें और 300 पंचायत समितियां और 33 जिला जो है परिषदें अस्तित्व में आई इस एक्ट के बाद। अब यहां तक देख लिया। अब इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, ओके, यानी कि इंडिपेंडेंस मिल गई। अब उसके बाद क्या क्या प्रावधान आए पंचायती राज व्यवस्था में, अब उसको देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था को अब हम लोग देखना है। तो सबसे पहले संविधान में पंचायती राज का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही तो हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था को पुनः जीवित रखने के लिए लोकतंत्र को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। यानी कि अगर भारत को डेवलप करना है अल्टीमेटली, तो हम लोग कहते हैं उसका क्या है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहां तक विकास होना चाहिए। तो उसके लिए ग्राम स्तर तक पहुंचने को जरूरी है। अगर उन वे डेवलप होंगे तो पूरा भारत भी डेवलप हो जाएगा। तो ग्राम स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया गया, जिसमें कि क्या किया गया, भारत का जो अनुच्छेद नंबर 40 है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है ना। आर्टिकल नंबर 40 जो कि किसमें है, ये डीपीएसपी में है, पार्ट 4 में, पार्ट 4 और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके तहत क्या है, आर्टिकल 40 में लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, ठीक है, अपने जो राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया। उन्हें ऐसा अधिकार देगा जिससे कि वे सुशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी और भी डिटेल में देखेंगे आगे, अभी तो एक लिस्ट फॉर्म में देख रहे हैं। संविधान के कानूनी अधिकार अब क्या है, जो आर्टिकल नंबर क्या है 246, ये स्टेट में आएगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल के तहत क्या है, इस जो आर्टिकल नंबर 246 है, इसके अंतर्गत पंचायतों को संक्षिप्त कानून बनाना राज्य सरकारों का विषय है। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं वो ग्राम पंचायत से संबंधित कानून बना सकती हैं। तो आर्टिकल नंबर 246 ये आपको याद रखना है। ये किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित कानून बना सकती हैं, कौन, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, ओके। स्टेट गवर्नमेंटों का विषय है पंचायतों के लिए कानून बनाना। फिर इस अधिकार के तहत विभिन्न राज्यों ने अपने अपने पंचायती राज अधिनियम भी बनाए गए। तो इस आर्टिकल के तहत ही, जैसे कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947, तो ऐसे ही और राज्यों ने अपने अपने अधिनियम बनाए ग्राम पंचायतों पर काम करने के लिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने अभी आगे देखेंगे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जो गठन हुआ था उसके लिए भी अधिनियम है 1961 में, ओके। तो अभी आगे देखते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 246 आपको याद रखना है। फिर पंचायत व्यवस्था की प्रारंभिक स्थिति 1957 तक, तो 1957 तक भारत में लगभग 73% गांवों में पंचायत का गठन हो गया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो 1957 तक, आजादी के बाद 1957 तक क्या हुआ कि 73% गांवों में पंचायतों का गठन हो चुका था।
हालांकि प्रारंभिक पंचायती प्रणाली एकरूपता और अधिकार की संरचना में कमी थी, बट तब भी 73% गांवों में पंचायतों का गठन हो चुका था। अब विभिन्न समितियों की भूमिका क्या रही इनको ग्राम पंचायतों को डेवलप करने में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी इन समितियों को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, अभी केवल एक ओवरव्यू देख रहे हैं इसका, स्वतंत्रता के बाद कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसका। तो स्वतंत्रता के बाद समिति व आयोगों ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के सुझाव दिए, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, अभी आगे देखेंगे उसने क्या क्या प्रोविजन दिए पंचायतों को डेवलप करने के लिए। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव, उसके बाद एलएम सिकवी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट समितियां हैं, बाकी और भी हम लोग समितियां पढ़ेंगे जिन्होंने क्या क्या अपनी सजेशन दिए, जिससे कि पंचायत का आज का वर्तमान स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। तो उससे डेवलप करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज दिए, कौन कौन सी सुझाव दिए, वो हम लोग देखेंगे इन समितियों को जब हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, अब देखते हैं 5वां पॉइंट क्या हुआ कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां जो संविधान संशोधन है 1992, मतलब कि ग्राम पंचायतें तो 1947 से जैसे कि उत्तर प्रदेश में लागू हो गई, और हम लोगों ने देखा कि 1957 तक 73% गांव में, तो ऐसे ही ये डेवलप होता रहा। और फिर क्या हुआ कि संवैधानिक दर्जा पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, तब मिला पंचायतों को संविधान में दर्जा, ठीक है, जिससे कि पंचायतें और भी सशक्त हो गई। तो इसमें क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, जो कि 1973 में लागू हुआ। इससे पहले भी जो प्रयास करेंगे वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और यह अधिनियम कब लागू हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, ये हम लोगों को पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है, ये 2010 से मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। और पंचायतों में क्या किया, इस अधिनियम के तहत क्या हो गया, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था भी लागू की गई। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 खंड स्तर पर, जो कि सबसे पहले सजेशन किसका था, बलवंत राय मेहता जो समिति थी 1957 की, उन्होंने ये जो है स्तर बताए थे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत कहते हैं, खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर ये होती है, ये गांव स्तर पर, ये ब्लॉक स्तर पर, और ये जिला स्तर पर, ठीक है, जिला पंचायत। अब स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था में जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिक मतलब कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या प्रयास किए गए। इसमें सबसे पहले जो सीडीपी है, मतलब कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत में जो स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1952, ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है इसको। ये पहला प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जो कि गांव की डेवलपमेंट के लिए चला गया, कि कम्युनिटी को डेवलप करना है। तो 2 अक्टूबर यानी कि जो 2 अक्टूबर, अभी अगर डेट याद रखना है तो क्या है, गांधी जयंती है। तो उसी दिन 1952 को पहला ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जाता है, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। और यह कार्यक्रम किसने चलाया था, भारत और अमेरिका ने मिलकर चलाया था। उसमें कौन कौन, जो अमेरिकी संस्था कौन थी, फोर्ड फाउंडेशन, ओके, उसने मिलकर ये कार्यक्रम चलाया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर इसके तहत 12 प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास जो है प्रारंभ हुआ। तो इसके तहत 12 प्रमुख परियोजनाएं भी चलाई गई थी। फिर उसके बाद चलाया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, यानी कि NES, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अब 1953 में जो सीडीपी कार्यक्रम को व्यापक रूप देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, यानी कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा का जो है किस वजह से चलाया गया, ये जो समुदाय विकास कार्यक्रम चल रहा था उसको व्यापक रूप देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ग्राम स्तर पर जो योजनाओं का विस्तार और स्थानीय सुशासन को मजबूती देना, यही इसका क्या था, उद्देश्य था मेन। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब पंचायतों की राज्यवार पहल क्या थी, इसमें क्या था, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों ने अपनी स्थिति के अनुसार पंचायती राज अधिनियम बनाए, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश का। तो पंचायती राज अधिनियम हम लोगों ने 1947 में बनाया गया, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। ऐसे ही और भी राज्यों ने बनाई और पंचायतों गठित की गई। और यह सिलसिला कब तक चलता रहा, ये जो 73वां संविधान संशोधन, यानी कि जब तक कि पंचायतों को कानूनी यानी कि संवैधानिक नहीं बनाया गया, तब तक ये चलता रहा, 73वां संविधान संशोधन 1992 तक। ओके, फिर क्या हुआ, इसमें ये सबसे पहले तो यहाँ पर ये 1947 से ये पंचायती राज अधिनियम बनाते रहे अपने अपने राज्य। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति आई, जिसने कि क्या बताया, 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका गठन किया गया, ताकि वे पंचायती जो राज्य हैं, पंचायती राज संस्थान हैं, उनकी समीक्षा कर सकें। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश भी की।
तो ये चीज, तो इसमें ये स्तर बताई। अभी इनके बारे में भी और भी डिटेल में देखेंगे, अभी केवल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक टाइमलाइन देख रहे हैं। ओके, फिर इस स्थिति की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ, पंचायती राज का एक संस्थागत रूप यानी कि रेगुलर रूप मिलना शुरू हुआ इस समिति की सिफारिशों के आधार पर। अब उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू यानी कि कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ था, उसकी डेट भी बहुत पूछी जाती है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। बाकी अभी आगे जब पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तब हम लोग और भी देख लेंगे। अब उत्तर प्रदेश क्या पहला राज्य था जिसने 1947 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया, तो ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा में इसे सबसे पहले कब पेश किया था, 5 जून 1947 को इस अधिनियम को। और फिर विधान परिषद में, विधानसभा से पास हुआ उत्तर प्रदेश की, फिर विधान परिषद में 16 सितंबर। अब 16 सितंबर क्या है, ओजोन दिवस है, 5 जून क्या है, पर्यावरण दिवस है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 5 जून 1947, 16 सितंबर 1947। फिर राज्यपाल की स्वीकृति ये 7 दिसंबर 1947। ओके, अब उत्तर प्रदेश में जो 73वां संविधान संशोधन से पहले ही पंचायत व्यवस्था लागू कर दी गई थी, यानी कि जब 1992 में ये संशोधन हुआ, इससे पहले ही क्या हो गई थी, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्था लागू हो गई थी और उसमें लगातार सुधार कर रहे थे। ये हम लोग पंचायतों का जो अभी क्रम पढ़ेंगे, जो भी चरण है पंचायत डेवलपमेंट के, उनमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि 1993 5वें चरण 6वां चरण तक हम लोग देखेंगे पंचायतों के डेवलपमेंट के अभी आएंगे। तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट, तो 73वां संविधान संशोधन फिर लागू हुआ, 1992 में आया। और यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिनियम जो 1994 है उसमें लागू हुआ। अब इसमें देख लेते हैं, इस संशोधन को पूरे भारत में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, ये तो हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं। और वर्तमान में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम को 22 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो 6वां चरण है पंचायत डेवलपमेंट का, अभी हम लोग देखेंगे, उसमें इसे लागू किया गया 22 अप्रैल 1994 को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम को लागू किया गया। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्तर हैं। अब देखते हैं पंचायती राज के बारे में कि पंचायती राज है क्या। फिर इसके बाद हम लोग ये समितियां, उनकी सिफारिशें, फिर उसके बाद देखते हैं ये समितियां, फिर उनकी सिफारिश, फिर पंचायत डेवलपमेंट के चरण देखेंगे और फिर पैसा एक्ट देखेंगे और जो भी 73वां संविधान संशोधन भी देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद नगर निकाय वाला भी 74 भी देखेंगे। ओके, तो अब पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज का अर्थ क्या है, पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी पंचायती राज तो हम लोग जानते ही हैं। तो पंचायती राज का अर्थ है ग्राम स्तर पर स्थानीय सुशासन, और यह एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जिसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। मतलब कि इस जो पंचायती राज प्रणाली है, ये गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा लागू की जाती है और जो 3 स्तर में है, ये चीज हम लोगों को पता है। पंचायती राज की विशेषताएं क्या है, ये इसमें क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं ये हैं कि सत्ता का सबसे पहले तो विकेंद्रीकरण का प्रमुख माध्यम है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पावर जो है लोकल बॉडीज को भी दी जाती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर इसमें स्थानीय जनता की भागीदारी मिलती है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, पावर डिवीजन हुआ, स्थानीय सुशासन को पावर दी गई, तो उसमें क्या होगा, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा, स्थानीय जनता की भागीदारी, निर्णय प्रक्रिया और उन्हें सक्षम करने की दिशा में एक प्रभावी ये कदम है। तो ये भी इसकी एक क्या विशेषता है। और इतिहास देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कई योजना की सिफारिशों के माध्यम से की और लगभग कितने 45 वर्ष बाद इसे संवैधानिक दर्जा भी मिला था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। अब संवैधानिक व्यवस्था में अनुच्छेद जो 40 है, इसमें राज्य सरकार के दिशा निर्देश द्वारा पंचायत का गठन किया जाता है, ग्राम पंचायतों का, ये भी हम लोगों ने देख लिया। पंचायती राज संस्थाएं राज्य सूची का विषय है और आर्टिकल 246 के द्वारा इसमें राज्य सरकारें इसमें कानून बना सकती हैं। देखते हैं कि केंद्र और राज्य स्तर पर क्या भूमिका है, केंद्र और राज्य की क्या भूमिका है पंचायती राज के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, मतलब कि केंद्र स्तर पर क्या है कि पंचायती राज एक मिनिस्ट्री है और इसका काम क्या है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनमें नीतियां, योजनाएं व प्रशासन की निगरानी करना इस मंत्रालय का काम है। और संस्थाओं को जो फाइनेंशियल एड यानी कि वित्तीय सहायता और योजना व क्षमता विकास प्रदान करना, तो ये इस मिनिस्ट्री का काम है। और एक और मिनिस्ट्री है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका कार्य क्या है, इस मंत्रालय का कार्य है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को देखना, यानी कि वो स्कीम देखना जो ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है। ओके, तो इसमें हम लोग जैसे कि गरीबी, पॉवर्टी एलिमिनेशन, पॉवर्टी जो गरीबी उन्मूलन और आजीविका योजना या मनरेगा इत्यादि स्कीम्स को कौन सा मिनिस्ट्री देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो मंत्रालय हैं ये केंद्र स्तर पर हैं दो, एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखती है उसके सारे कार्य को, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये ग्रामीण विकास को देखती है।
अब पंचायती राज की उपलब्धियां क्या हैं कि ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। और यह ग्रामीण क्षेत्र में लोकतंत्र की नींव है, यानी कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है ये ग्रामीण स्तर पर भी लोकतंत्र जो है बनाता है। ओके, और सत्ता जो है उसे नीचे तक प्रभावी करने का माध्यम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और ग्राम स्तर पर जनभागीदारी व पारदर्शिता उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिला है इससे। अब जो समितियां हम लोगों ने देखे थे, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बनाने में जो समितियों ने अपने अपने सुझाव दिए थे, अब उनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इस पूरी यूनिट और सेकंड यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी जितने नंबर का वो दिया है यूनिट आएंगे तो उतने ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़े से फैक्चुअल हैं तो आपको जरूर पढ़ना है अच्छे से। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति जो कि सबसे पहले है, तो इसका ये क्यों आई थी? सबसे पहले इसका गठन की पृष्ठभूमि क्या है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था 1952 में, ये हम लोगों ने अभी देखा जस्ट। और फिर उसके बाद क्या आया था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, ये क्यों आया था? ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सीडीपी को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज चालू की गई थी, जो कि 1953 में चालू की गई थी। अब जो ये कार्यक्रम चल रहे थे, इनकी जो रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 16 अगस्त 1957 को बलवंत राय मेहता जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद यह समिति को यह अध्ययन करना था कि जो भी कार्यक्रम ये चल रहे हैं, सीडीपी और राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा, ये इनका जो कार्यक्रम है, इनका कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, इस चीज की समीक्षा करने के लिए ये चीज बनी थी। फिर इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य था ग्राम स्तर पर जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और स्थानीय सुशासन प्रणाली की आवश्यकता पर बल देना। इसका ये उद्देश्य था। और उद्देश्य क्या था? जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनकी स्थापना के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना। तो ये इस समिति का उद्देश्य था। ओके, ये समीक्षा के लिए आई थी। सबसे पहले तो जो कार्यक्रम चल रहे थे सीडीपी और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और इसका उद्देश्य क्या था? ये दोनों उद्देश्य थे कि ग्राम स्तर पर जनभागीदारी को सुनिश्चित करना और स्थानीय शासन प्रणाली को जो है उनकी आवश्यकता पर बल देना और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना। अब रिपोर्ट की प्रस्तुति, ये समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी, अब ये समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, तो वो कब दी? 24 नवंबर 1957 को ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में पहली बार पंचायती राज शब्द का उपयोग हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये दोनों। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सिफारिशें इसने क्या करी। तो सबसे पहला तो ये इन्होंने बताया कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 3 स्तरीय होनी चाहिए, जिसमें कि ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, फिर पंचायत समिति यानी कि ये क्षेत्र स्तर पर या क्षेत्र पंचायत कह सकते हैं, और जिला परिषद। तो ये 3 स्तर दिए इन्होंने ग्राम पंचायत के, पंचायती राज के। ओके, फिर सेकंड, ग्राम पंचायत को, जो ग्राम पंचायत है उसे कैसे चुना चाहिए? इसे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं गांव के, उनकी जो भागीदारी हो सके। इस वजह से ग्राम पंचायत जो है उसमें जन भागीदारी के लिए डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए उसमें, ये चीज उसने कहा है इस समिति ने। फिर उसके बाद जो पंचायत समिति और जिला परिषद, मतलब कि दूसरा और तीसरा लेवल, उनमें क्या है? उनमें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, मतलब कि इनको डायरेक्ट ग्राम पंचायत को, और जो क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति और जिला परिषद को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। ये सारी इनकी सिफारिशें हैं। फिर पंचायती राज संस्थाएं विकास कार्यों के लिए उत्तरदायित्व निभाएं। और जिला परिषद इन्होंने क्या बताया? ये एक सर्वोच्च संस्था होगी, यानी कि सबसे ऊंचे स्तर पर कौन होगी? सबसे ऊंचे स्तर पर जिला परिषद होगी, और इसे मान्यता दी जाए सबसे ऊंची संस्था के रूप में। और दोनों स्तरों, और इसका काम क्या हो? जो ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत है, इनके बीच में समन्वय का काम करें। और पंचायत समिति को वित्तीय संसाधन जो है, यानी कि उसे फाइनेंस की जो रिसोर्सेज हैं, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जौन सी ग्राम पंचायत है जौन सी स्टेट में, उसको उसकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए वित्तीय रिसोर्स। ठीक है, यानी कि फाइनेंस रिसोर्स जो है, वित्तीय संसाधन, उस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाने चाहिए। और जो जिला कलेक्ट्रेट है वो जिला परिषद का सचिव बनाया जाए। और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को उचित प्रशिक्षण और संस्थान उपलब्ध कराए जाएं। ये भी इन्होंने जो है एक अपना सजेशन दिया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके जो भी सदस्य हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक व विधिक समर्थन दिया जाए। ऐतिहासिक क्रियान्वयन, मतलब कि पहली जो पंचायत है वो कब बनी और कहाँ बनी? तो 2 अक्टूबर
1959 को। ठीक है, तो जो उनकी सिफारिशें थी, बलवंत राय मेहता की सिफारिशें एक्सेप्ट 1958 में होने के बाद 1 अप्रैल 1958 को उनकी जो सिफारिशें एक्सेप्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ कि पहली पंचायत बनाई गई जो कि 2 अक्टूबर और 1959 को राजस्थान के कहाँ पे, नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन हुआ, जो कि किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और 2 अक्टूबर को हम लोग सब जानते हैं क्या है, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती होती है उसी दिन। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर अन्य राज्यों में इस प्रणाली की शुरुआत हुई। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखते हैं दूसरी समिति जो कि है अशोक मेहता समिति। अब इन्होंने क्या क्या सजेशन दिए और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो देखते हैं। तो समिति का जो गठन है वो 12 दिसंबर 1977 को पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति और समस्याओं की समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में ये समिति बनी। और समिति ने अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया, अगस्त 1978 में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 132 जो है अनुशंसाएं या सजेशन दिए और पंचायती राज प्रणाली के पुनरुद्धार और सशक्तिकरण पर बल दिया। अब प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, इन्होंने जो है जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत बताई थी, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बताई। और 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में एक जिला परिषद जो कि जिला लेवल पे होगा, और मंडली पंचायत जो कि ग्राम स्तर से ऊपर, और 15 से 20 हजार लोगों की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक मंडल पंचायत बननी चाहिए। इनका मतलब इन्होंने ग्राम पंचायत के बारे में नहीं बताया, इन्होंने केवल बताया कि मंडल स्तर पर एक पंचायत बननी चाहिए जो कि 15 से 20 हजार जनसंख्या पर बनाई जाए। तो इन्होंने जो है पंचायती राज के 2 स्तर बताए, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इन्होंने सजेशन दिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कौन कौन से, जिला परिषद और मंडली पंचायत। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय दी थी ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ओके, इसमें 2 लेवल पर दी गई, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जिला स्तर को विकास की इकाई माना जाए, ये भी इन्होंने कहा जो जिला स्तर है वो मेन यूनिट माना जाए, किसकी, डेवलपमेंट की यूनिट माना जाए। और जिला परिषद के विकास कार्य की योजनाओं जिला परिषद को विकास कार्यों की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। मतलब कि मेनली जिला परिषद को जो डेवलपमेंट की इकाई बनाया जाए और उसको ही जो भी कार्य योजना है क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए सारा उसको ही उत्तरदायी बनाया जाए। अब राजनीतिक भागीदारी के लिए इन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में, जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसने बताया, ये अशोक मेहता समिति ने बताया कि जो राजनीतिक दल हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें किसमें, पंचायती वाले चुनावों में। ओके, फिर कर लगाने का अधिकार भी दिया। ये भी सजेशन दिया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो स्वयं कर लगाने और राजस्व एकत्र करने का उनको अधिकार दिया जाए। और इन्होंने आरक्षण की बात कही, जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान हो, ये भी इन्होंने एक सजेशन दिया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इन्होंने बताया कि न्याय पंचायतों की व्यवस्था की जाए, कि न्याय व्यवस्था के लिए अलग से न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए, जिसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायिक अधिकारी करे। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इसमें। तो राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में भाग लें और आरक्षण दिया जाए जनसंख्या के बेसिस पर SC ST को, और न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए। ये भी बताया, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए जो पंचायत चुनावों का संचालन कर सके। और 4 जो कार्यकाल इन्होंने कितना बताया था, इन्होंने कार्यकाल बताया था पंचायत का कितना, 4 वर्ष बताया था। ओके, निर्धारित किया जाए 4 वर्ष। अब राज्य सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हो, ये भी बताया। मतलब कि बहुत जो राज्य सरकार हैं वो कम हस्तक्षेप करें किसमें, लोकल गवर्नमेंट में यानी कि पंचायती राज में, बहुत सीमित होना चाहिए। और पंचायती राज मंत्री, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग मंत्री हो, ये भी बताया कि राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर पंचायती राज के लिए अलग मंत्री हो, ये भी इन्होंने ही सजेशन दिया था। अब स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी के लिए भी बोला कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको पंचायती राज व्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये भी इन्होंने बोला। ठीक है, और कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए विशेष लक्षित योजनाएं बनाई जाएं। ओके, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट समिति कौन सी थी, GVK राव। ओके, तो 1957, 1977 और 19 फिर अब 85 में देख रहे हैं GVK राव समिति। अब इनका क्या उद्देश्य था और क्या इन्होंने जो है सजेशंस दिए। तो 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम थे उनके प्रशासनिक पुनर्गठन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा डॉक्टर
डॉक्टर जीवी के राव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। ओके, अब इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो पंचायती राज संस्था और ग्रामीण विकास के संबंध में क्या क्या इनकी सिफारिशें थी? तो समिति ने कहा कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाएं एक केंद्रीय भूमिका निभाएं। मतलब कि जो विलेज डेवलपमेंट है उसमें मेन संस्था होनी चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और पंचायती राज योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा जाए पंचायतों को। ठीक है, तो पंचायतों को योजनाएं और योजनाओं का जो निर्माण करना और योजनाओं को जो है इम्प्लीमेंटेशन करना और उनकी निगरानी करना, ये सारा पंचायतों का काम होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। और इन्होंने अब जैसे सबसे पहले 3 स्तरीय, फिर 2 स्तरीय अशोक मेहता ने, और फिर जीवी के राव ने ये 4 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कितना दिया? 4 स्तरीय। अब इसमें देखते हैं राज्य स्तर पर। इन्होंने राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण विकास परिषद का गठन हो, जिला स्तर पर जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो इन्होंने एक राज्य स्तर पर भी क्या राज्य ग्रामीण विकास परिषद का गठन करा जाए। ठीक है, तो इन्होंने 4 लेवल दिए पंचायती राज संरचना के लिए। ठीक है, अब जिला परिषद को प्रमुख संस्था घोषित करना। अब इसमें क्या बोला? जो जिला परिषद को, जैसे कि अशोक मेहता ने बोला था कि जिला परिषद मेन यूनिट रहे, ऐसे ही इन्होंने जिला परिषद को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मुख्य योजना निर्माण व कार्यान्वयन एजेंसी बनाई जाए। यानी कि जिला परिषद मेन जो है एजेंसी बनाई जाए, और एजेंसी के रूप में सशक्त करने की सिफारिश की गई, और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला ग्रामीण विकास अधिकारी भी बना जाए। अब नियमित चुनावों की सिफारिशें इन्होंने बताई कि समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की नियमित व समयबद्ध चुनाव की आवश्यकता बताई। मतलब कि समय से इसके चुनाव कराए जाएं। और विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया। समिति ने विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने की बात कही, जहां पर जिला स्तर को विकास कार्य करने की योजना और कार्यान्वयन के लिए मुख्य इकाई माना जाए। ओके, अन्य समितियों की तुलना में क्या है? इन्होंने जो BKV राव की सिफारिशों ने अशोक मेहता जो समिति थी 1977 में, वह एक हनुमंतराव समिति थी 1984 में, वह जो बलवंत राय जो मेहता समिति थी, ये गलत लिख गया है नाम, बलवंत राय मेहता जो समिति थी 1957 में, उनसे अलग थी। तो क्यों अलग थी? तो उसमें लिखा है कि जो जीवे की राव समिति है जो ये हम देख रहे हैं ना, जीवे की राव समिति, तो इन्होंने क्या बताया कि ग्राम पंचायतों की बजाय जिला परिषद को अधिक अधिकार देने पर बल दिया गया, और पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता देने की अनुशंसा भी की। अब LM सिग्मी जो 1986 में आई, ये समिति क्या है? तो इसका गठन 1986 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसके अध्ययन हेतु समिति गठित की गई थी। ओके, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अध्ययन के लिए समिति को गठित किया गया था, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत M सिंघवी थे। ओके, इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संवैधानिक जो मान्यता के लिए सबसे पहले किसने बोला? तो LM सिंघवी समिति ने बोला। पंचायतों को संविधान में दर्जा मिले, ठीक है, और इनकी पहचान, स्थायित्व व स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। ये सारा इन्होंने बोला सिफारिशों में। फिर दूसरी सिफारिश में नियमित और स्वतंत्र चुनाव। फिर जो एक्सटेंड किया बात पिछली समिति की कि पंचायतों में चुनाव नियमित रूप से हों, चुनाव स्वतंत्र निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाएं, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए किन्होंने बोला? तो ये LM सिंघवी समिति ने 1986 में बोला। और फिर ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो कई जो गांव हैं उनके समूह के लिए न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, स्थानीय विवादों के निपटान के लिए ग्राम स्तर पर सरल व न्याय व्यवस्था हो। और ग्राम पंचायतों की वित्तीय सतर्कता के लिए क्या बोला? कि ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र वित्तीय स्रोत प्रदान किया जाए। मतलब ग्राम पंचायत को खुद के उसके वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएं, इन्हें टैक्स वसूली और संसाधन उपयोग की स्वायत्तता दी जाए। ये भी इन्होंने सिफारिश की। ओके, फिर ग्राम सभा की भूमिका। तो ये तो हो गई सारी सिफारिशें। अब ग्राम सभा के बारे में थोड़ा देखते हैं। ग्राम सभा की क्या भूमिका रहे, ये भी सिफारिश इन्होंने बताई। तो ग्राम सभा को पंचायत राज प्रणाली की केंद्रीय भूमिका दी जाए। तो ये इन्होंने पॉइंट बोला, जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज सिस्टम की मेन यूनिट रहे, सेंटर यूनिट, और इसे जन भागीदारी और जन निगरानी का प्रमुख माध्यम माना जाए। अब राज्य स्तर पर पंचायत राज्य संस्थाओं की निगरानी के लिए आयोग। तो राज्य पंचायत आयोग की स्थापना की जाए, ये भी इन्होंने बताया।
अब इसका महत्व क्या है कि जो एल.एम. सिंघवी ने जो रिपोर्ट दी उसमें जो 73वां, फिर इसके बाद क्या संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए हुआ था 1992 में। तो इसका मार्ग प्रशस्त किया इस कमेटी की सिफारिशों के बाद, और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि सबसे पहले भी हमने देखा। अब इसके बाद एक और समिति थी, थुंगन समिति। तो इन्होंने भारत सरकार द्वारा 1988 में पंचायती राज प्रणाली के राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए इसे गठित किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे पी.के. थुंगन। इसकी सिफारिशें क्या थी? ये वही जो उन्होंने बोला, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले। एक तो पहली तो यही सिफारिश थी, और फिर 3 स्तरीय इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर इन्होंने भी बताई, ग्राम स्तर, मंडल या प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ओके, तो सबसे पहले 3 स्तर, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता 2 स्तर, जी.वी. के राव 4 स्तर। फिर उसके बाद थुंगन जो समिति है उसने फिर 3 स्तर, इसमें ग्राम स्तर, मंडल स्तर और जिला स्तर, और तीनों स्तरों पर पंचायत संस्थाओं का गठन की सिफारिश की गई। अब इनका कार्यकाल इन्होंने बताया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका कार्यकाल होना चाहिए 5 साल। ओके, और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश की कि राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग बनाया जाए जो पंचायतों की वित्तीय सहायता का मूल्यांकन करे और उन्हें मजबूत बनाए। ठीक है, तो इन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन की ये दी, बनाने की सुझाव दिया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आरक्षण की व्यवस्था, इन्होंने पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति को तो ये तो बता ही दिया था पहले ही। अब इसमें महिलाओं को भी आरक्षण मिले। तो ये किसने बोला था महिलाओं को भी आरक्षण मिले? तो ये थुंगन कमेटी में बताया गया था इनकी सजेशन में। जिला परिषद के अध्यक्ष, तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर हो, ना कि जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मतलब कि जो जिला परिषद है उसका अध्यक्ष जो है वो जिला कलेक्ट्रेट होना चाहिए, ना कि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए। तो अभी भी यही स्कीम लागू है। अब इसका महत्व क्या है कि संवैधानिक प्रावधानों को मजबूत आधार प्रदान किया, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि संवैधानिक आधार के लिए इससे पहले जो समिति थी उसने भी यही बोला था, और अभी भी इन्होंने भी संवैधानिक प्रावधानों के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। और 73वां संविधान संशोधन इसके बाद आया 1988 के बाद। अब एक और गॉडगिल समिति थी जो 1988 में, इनके अध्यक्ष ये बी.एन. गॉडगिल थे। इसका भी उद्देश्य सेम ही होगा कि प्रभावशीलता व मूल्यांकन, पंचायती राजों का प्रभावशीलता व मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य था। प्रमुख सिफारिशों में संवैधानिक दर्जा, 3 स्तरीय, वही सेम एज इट इज है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। तो अब कैसे संवैधानिक दर्जा, ये हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले जो भी समितियां हैं वो पढ़ी, उनके सजेशन भी पढ़े। अब उनको कंपाइल करके क्या क्या चीजें हुई 73वें संविधान संशोधन में, और ये संविधान संशोधन होने से पहले क्या क्या प्रोसेस थी वो हम लोग देख लें, क्योंकि ये पूरा क्रम है किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए ये क्रम है। तो सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन आया 1989 में। ठीक है, 1988 तक हम लोगों ने ये समितियां पढ़ी। फिर उसके बाद 1989 में यह विधेयक लोकसभा में 1989 में आया। इसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां मिले और संवैधानिक दर्जा मिले, उसके लिए ये 64वां संविधान संशोधन आया। तो ये आपको याद रखना है। और विधेयक लोकसभा में पारित हो, परंतु राज्यसभा द्वारा मतलब अस्वीकार कर दिया गया। तो लोकसभा तो पारित कर दिया लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा ने इसे नहीं पारित करने दिया। और राज्यों की आशंका थी कि यह केंद्र के संघीय जो ढांचे हैं उनको कमजोर करेगा, इस वजह से राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस पढ़ लेना, लेकिन ये याद कर लेना कि 64वां संविधान संशोधन पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पहली पहल थी 1989 में। ओके, उसके बाद जो बीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने प्रयास किया 1989 में कि नवंबर 1989 में बीपी सिंह सरकार द्वारा, बीपी सिंह ने जो पीएम बने, उन्होंने क्या सत्ता संभाली, और सरकार ने पंचायतों को मजबूत करने की घोषणा की। ओके, फिर 1990 में क्या किया इन्होंने, बीपी सरकार ने, कि 1990 में मुख्यमंत्री सम्मेलन आयोजित किया, और ये पता लगाने के लिए कि कौन सी चीजें सही रहेंगी। इन समितियों के सुझाव भी थे वहां पे, सारा कुछ ये कुछ किया। ठीक, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर नरसिंह राव, ठीक, पीवी नरसिंह राव जो हैं पीएम, वो आए 1991 में। उसी टाइम पे क्या आए थे, एलपीजी रिफॉर्म भी आए थे। ठीक है, 1991 में। तो उन्हीं की सरकार में क्या हुआ कि सारे जो भी इस इंस्टीट्यूशन में जो भी सजेशन थे, जो भी उस बिल में चीजें थी, उनमें से जो भी ऐसे विवादास्पद बिंदु थे उनको हटाकर एक नया विधेयक तैयार किया गया पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए। ठीक है, नया विधेयक तैयार करवाया गया। कौन सी सरकार में? पीवी नरसिम्हा राव, या पीवी नरसिंह राव भी कह सकते हैं आप लोग।
ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे क्या एलपीजी रिफॉर्म भी आए थे। अब सितंबर 1991 में यह संशोधित विधेयक जो है वो आया लोकसभा में, अब दोबारा से आया। और ये विधेयक जो है कब पारित हो गया, दिसंबर 1992 में पारित हो गया। तो आया था सितंबर में, और सितंबर 1991 में, और दिसंबर 1992 में ये पारित हो गया। और 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में, यानी कि एक ही दिन बाद ये 2 दिन में पूरा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो है वो हो गया, पास हो गया। और 17 राज्य, ठीक है, 17 राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन्होंने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी। ठीक है। अब जो राष्ट्रपति की एसेंट है, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, और ये मिली है 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इसको जो है स्वीकृति मिल गई इस बिल को, और ये एक्ट बन गया। ओके, तो ये सारी डेट आपको याद रखनी है कि कब आया और कब पारित हुआ। दिसंबर 1992 में लोकसभा द्वारा जो है 22 दिसंबर 1992 में, और राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 में, और 17 राज्य द्वारा इसकी मंजूरी दी गई, और राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए, और ये जो बिल है वो एक्ट के रूप में बदल गया। कब बदल गया, ये 20 अप्रैल 1993। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बना। ठीक है, जब ये पास हो गया तो ये अधिनियम जो अमेंडमेंट कौन सी हुई, 73वीं अमेंडमेंट 1992 हुई। और ये इफेक्टिव कब हुआ, जो अधिनियम ये बना, मतलब एक्ट बना, और ये अमेंडमेंट हुआ, संविधान में अमेंडमेंट तो होगा, कोई चीज ऐड करी जाएगी। तो ये 73वां संविधान संशोधन पार्ट 9 में ये बना 1992 में, और ये प्रभावी हुआ 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, और इसी दिन से अपना पंचायती राज जो है उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, पंचायतों को। इसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहे कि जो ये अमेंडमेंट हुआ, इसके माध्यम से क्या हुआ, संविधान का भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को रखा गया। और आर्टिकल कौन सी रही पंचायतों के लिए, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है, और उनके आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। और शेड्यूल कौन सी है, शेड्यूल है 11 शेड्यूल में ये पंचायती राज के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो ये डेट्स, और ये पार्ट 11, पार्ट 9 शेड्यूल 11, और आर्टिकल 243 से लेकर 253 ओ तक। और पंचायती राज को संवैधानिक संरचना, कार्यकाल, चुनाव, सदस्यता, आरक्षण, वित्त व पुनर्गठन जैसी व्यवस्थाएं भी मिल गई इसके साथ। अब 73वां जो संविधान संशोधन है उसके मुख्य बिंदु हम लोगों ने क्या क्या वही याद कर लिए कि पार्ट 9 है, आर्टिकल ये है, और शेड्यूल 11 है, उसमें क्या 29 विषय हैं जो कि पंचायत के लिए हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जो आर्टिकल हैं उनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 243 में सबसे पहले स्टार्टिंग में तो परिभाषाएं दी जाएंगी, तो 243 से स्टार्ट है और ओ तक है। तो 243 में परिभाषाएं हैं। ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया 243 ए में। बी में पंचायत की स्थापना, जो कि ग्राम सभा के लोग ही करेंगे। ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है, वहाँ के जो निर्वाचित नियमावली में जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं, यानी कि वोटर की संख्या जो भी रजिस्टर्ड हैं, वो ग्राम सभा का निर्माण करती हैं, और ये पंचायत की फिर स्थापना होती है उससे। तो पंचायत का फिर गठन बी में हो गया। फिर सी में पंचायतों की संरचना, सी फॉर संरचना ऐसे याद रख सकते हैं। और डी में क्या होगा, डिस्काउंट यानी कि आरक्षण, ऐसे याद रख सकते हैं। तो 243 डी में आरक्षण। फिर ई क्या है, ई से ईयर ऐसे याद रख सकते हैं, ईयर मतलब कार्यकाल है ई में पंचायतों का। एफ में क्या है, सदस्यों का अयोग्यता यानी कि फेलियर, एफ मतलब फेलियर, तो सदस्यों की अयोग्यताएं। जी में क्या है, जी में है उनकी जो है शक्तियां, पावर, कार और जिम्मेदारी। ठीक, गट्स, जैसे गट्स नहीं होता है, गट्स मतलब कितनी तुम में क्षमता है, तो ऐसी पंचायतों की शक्तियां किसमें दी गई, जी में। तो ये याद रखने का है, बाकी डायरेक्ट भी आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद एच मतलब पंचायतों पर लगने वाले टैक्स। ठीक है, और आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर वित्त आयोग। ओके, जे में दिया है पंचायतों का लेखा परीक्षा, और के में दिया है चुनाव, इलेक्शन के में दिया है। ओके, और फिर एल से ओ तक अन्य प्रशासनिक व न्यायिक प्रबंधन है। इतने ही आप लोग याद कर लें, यही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये सारे क्या हैं, ये 29 विषय हैं। ये पढ़ने का एक बार पढ़ लेना, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे एक बार में। ये कोई बहुत रटने वाली चीज नहीं बता, एक बार पढ़ लेंगे। जैसे कि गांव में क्या क्या काम होते हैं, जैसे कृषि तो गांव में होती है ना, तो कृषि एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके तहत पंचायतों के पास शक्तियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन से उनके सब्जेक्ट हैं और ये कौन से आर्टिकल में है, ये अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। ये भी पॉइंट याद रखना है, ये जो सब्जेक्ट है। तो कृषि है, अब कृषि है, गांव में कृषि होती है, गांव में पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन होते हैं, गांव में रहते हैं ना पशु,
अब कृषि है तो सिंचाई भी होगी, वाटर मैनेजमेंट भी होगा, और पानी है तो मछली भी पाली जाएंगी, मतलब मत्स्य पालन। फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो कि महिलाओं और बाल विकास के लिए, क्योंकि गांव बहुत पिछड़े रहते हैं तो उन्हीं डेवलपमेंट करने के लिए ये सारा कुछ चल रहा है, तो ये भी वहीं पे ही होगा। फिर ग्रामीण आवास, ये तो नाम ही से है। फिर शिक्षा, उसमें प्राथमिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा, ऐसी स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल, सड़क पुल, यही सारा, ये उनके सब्जेक्ट हैं, ये आप बस एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। अब आर्टिकल 40 बताया गया था। आर्टिकल 40 जो कि 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत है, कि क्या है आर्टिकल 40। आर्टिकल आर्टिकल 40 में जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, जो कि पार्ट 4 में दिया हुआ है। संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 40 है, क्या मतलब विलेज पंचायत होगी, और ये बनाना किसका काम होगा, स्टेट का काम होगा। तभी आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत डीपीएसपी में दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिखा भी है वही चीज। अब 73वां संशोधन, जो 73वां जो संशोधन हुआ था, इसी ने आर्टिकल जो 40 को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। ये मतलब ये है कि जो ये तो पहले से था ना आर्टिकल पार्ट 4 में 40 आर्टिकल नंबर, तो इसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन तब हुआ जब 73वां संविधान संशोधन 1992 आया, तब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ मेनली। तो ये चीज कहने वाली थी। अब इसमें क्या मैंडेटरी प्रावधान है इसके तहत, तो इसके तहत क्या प्रावधान है कि हर राज्य में अनिवार्य रूप से ये मैंडेटरी वाले, मतलब हर राज्य में ये लागू करने ही करने हैं। तो प्रत्येक राज्य में एक ग्राम सभा का गठन होगा। इसके ये प्रोविजन है जो कि हर ग्राम में अपनाए जाएंगे, चाहे कोई भी राज्य हो भारत का। तो हर ग्राम में क्या होगा, गांव या गांवों के समूह के लिए एक ग्राम सभा होगी। अगर छोटे गांव है, इसको हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि कितने जो है जनसंख्या पर ग्राम सभा का गठन होता है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे। तो पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हो, ठीक है, और मध्य व जिला स्तर पर प्रमुख पदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव लाए जाएं, और न्यूनतम जो है चुनाव लड़ने की एज कितनी हो, 21 साल। अनुसूचित जाति महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था, जिसमें महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं। पंचायतों के कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। तो ये मैंडेटरी चीजें हैं, प्रोविजन जो कि इसके तहत हैं। अब देखते हैं ऑप्शनल, यानी कि ऐसे प्रोविजन जो कि ऑप्शनल है। तो ये प्रावधान राज्यों के विवेक का अधिकार पर लागू है कि राज्य चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पंचायत में विभिन्न स्तरों पर ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी महिला, ये तो मैंडेटरी है। ओबीसी राज्य का हो गया वैसे, कि अतिरिक्त अधिकार और शक्तियां देना, जैसे कि योजना निर्माण और कार्यान्वयन, मतलब कि पंचायतों को अगर और एक्स्ट्रा शक्तियां देना, वो राज्य पे डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं ये लागू करना हर राज्य में। पंचायतों को कर वसूली, आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व और शक्ति देना, स्थानीय विवादों से निपटारा के लिए शक्तियां देना। ओके, पंचायतों को 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित अधिकार देना, ठीक है। तो जरूरी नहीं 29 विषय का ही अधिकार दे दें, उसमें से कम भी विषय हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं 73वां जो संविधान संशोधन है, उसकी क्या विशेषताएं रही। तो इसमें ग्राम सभा का गठन के लिए बोला गया, जैसे कि ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था की क्या होगी, मूल इकाई होगी ग्राम सभा। और उसमें होगा क्या ग्राम सभा में, ये सभी मतदाता सदस्य होंगे जो संबंधित पंचायत क्षेत्र में आते हैं। ग्राम सभा किनका ग्रुप होगा, उस गांव के सभी मतदाता सदस्य, यानी कि जो उनकी वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो सारे उसके सदस्य होंगे जो संबंधित पंचायत क्षेत्र में है। और ग्राम स्तर पर जन भागीदारी और निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था होगी ये ग्राम सभा। और ग्राम सभा पंचायत की जो कार्य प्रणाली है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी योजनाओं की स्वीकृति व जनहित के मामलों में राय देने का कार्य करती है। उनकी निगरानी भी करती है, जो योजनाएं हैं उनकी स्वीकृति, और जो भी जनहित के मामले हैं उनमें अपनी राय देने का काम करती है ग्राम सभा पंचायत की। अब यह गांव स्तर पर जो लोकतंत्रात्मक संस्था है, जो राज्य विधानसभा द्वारा शक्तियां प्रदान की जाए, यानी कि ग्राम सभा को कहां से शक्तियां प्राप्त होती हैं, राज्य विधानसभा, राज्य की जो विधान है उसके द्वारा ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। फिर 3 टियर पंचायत सिस्टम, ये सारी विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम लोग 73वें संविधान संशोधन की। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 3 स्तरीय संचार सिस्टम कैसा होना चाहिए, कि विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर खंड तहसील या इंटरमीडिएट लेवल पर मध्यवर्ती पंचायत, और यह केवल उन राज्यों में है जहां पर 20 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, वहां पे ये है। और जिला पंचायत जिला स्तर पर।
और इस प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर पंचायत को संविधान के अनुसार परिभाषित किया गया है। जैसे कि ये गांव में शासन के लिए स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत गांव व जिले के बीच का स्तर ब्लॉक स्तर जिसे कहते हैं उसके लिए, और ये पूरे जिले के लिए। अब आरक्षण ये डी में दिया है, 243 डी में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों में आरक्षित सीटें होंगी SC ST के लिए, और महिलाओं के लिए सभी सीटें हैं उनमें कम से कम 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, तो इसमें SC ST की जनसंख्या पर और जितनी भी सीटें हैं उसमें 1/3 तो महिला की सीटें आरक्षित होंगी, जिसमें कि SC ST महिलाओं की भी जो आरक्षित सीटें भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें SC ST की जो महिलाएं हैं यहाँ से वो भी शामिल है इसके अंतर्गत। वैकल्पिक प्रावधान क्या है कि राज्य अगर अनुमति हो राज्य द्वारा, ये मैंने बताया ना, ये मैंडेटरी वाला काम नहीं है, तो इसमें क्या है, ये वैकल्पिक है कि अगर कोई राज्य की अनुमति है तो वह OBC को भी आरक्षण लागू कर सकता है। और एक रूपता लाने का प्रयास किया जाएगा अधिनियम द्वारा, पूरे देश में पंचायतों की संरचना एकात्मक रूप से मतलब कि सेम बनाई जाए। और मध्यवर्ती पंचायत जहां केवल उन्हीं राज्यों में मध्य स्तर की पंचायत आवश्यक है जहां की जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है, ये हम लोगों ने भी देखा। अब उत्तर प्रदेश पंचायती राज विकास के बारे में उसके चरण देखते हैं कि क्या कैसे पंचायत का डेवलपमेंट हुआ शुरुआत से लेकर अब तक। तो सबसे पहला चरण क्या है कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 आया था सबसे पहले, और ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश संयुक्त राज पंचायती अधिनियम कब आया? 1947 में, और यह अधिनियम 7 दिसंबर 1947 को तत्कालीन जो गवर्नर थे सर नील, उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। और यह उत्तर प्रदेश के उस समय उसका नाम क्या था? 1947 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था, में स्थानीय सुशासन की नींव रखने वाला यह पहला कानूनी प्रयास था। ठीक है, तो सबसे पहला जो चरण है पंचायत डेवलपमेंट का वो 1947 से 1953 तक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आया? पंचायती राज अधिनियम आया 1947 का। अब संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत आर्टिकल नंबर 40 के तहत क्या था कि भारतीय संविधान के पार्ट 4 में अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वे ग्राम पंचायत गठन करें। ये हम लोग देख चुके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और उन्हें सुशासन के लिए अति आवश्यक शक्तियां दें। तो यह पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दिशा प्रदान करता है। अब पंचायतों की स्थापना 1949 में स्टार्ट हुई। जैसे कि 15 अगस्त 1949 को लगभग उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायतें गठित की गई? 35,000 पंचायतें गठित की गई। ठीक, 15 अगस्त 1949 को। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। और इनमें से लगभग 8,000 क्या थी? न्याय पंचायतें भी स्थापित की गई, और 8,000 न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया। फिर इसके बाद आगे ये क्योंकि इसका 1953 तक पहला चरण चला, तो उसमें क्या हुआ कि 1951-52 में विस्तार में क्या हुआ कि ग्राम सभा की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 35,943। तो 49 में जो 15 अगस्त को क्या थी? ये 15 अगस्त 1949 में कितनी थी? 35,000। फिर ये 943 बढ़ गई। ऐसे ही पंचायत अदालतों की संख्या भी बढ़ गई, 8,492। अब पंचायती विकास के कार्य क्या हुए? प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे, तो उसके दौरान क्या हुआ? ग्राम पंचायतों को विकास प्रक्रिया में शामिल किया गया। ग्रामों को आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई, और पंचायतों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया, जिससे और न्यायिक व्यवस्था पंचायत कानून को भी सुदृढ़ किया गया। फिर विशेष गतिविधि क्या हुई? ग्राम समूहों का गठन किया गया। तो ये पॉइंट याद रखने हैं, बाकी ये इधर याद रखने हैं, ये पॉइंट ये भी याद रखना है। उसके बाद ये और इसकी डेट और ये इनका नाम नील। ओके, अब इसमें ये याद रखना है कि क्या क्या विशेष गतिविधियां हुई, जैसे कि क्लस्टर, विलेज क्लस्टर बनाए गए प्रशासनिक, जिससे कि क्या हुआ? जो प्रशासन करने में सुविधा हो, और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया। ठीक, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया। अब देखते हैं सेकंड फेज, जो कि कब है? 1953 से 1960 तक के बीच का। ओके, तो इसमें क्या हुआ? विधानसभा संशोधित विधेयक पारित किया गया। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की भी तैयारी की गई, और वर्ष 1995 में ग्राम सभा और ग्राम समूह क्षेत्रों का जो भी क्लस्टर बनाए थे, ग्राम समूह क्षेत्र, उनको एकीकरण किया गया। ओके, और ग्राम पंचायत की संख्या इतनी होगी बढ़कर। और वर्ष 1957-58, अब उसी के स्टेप वाइज ईयर बाई ईयर चल रहे हैं कि पंचायतों की संख्या फिर घट गई, और न्याय पंचायत की संख्या इतनी हो गई। पंचायत अदालत सब बदलकर न्याय पंचायत कर दिए गए। तो ये पॉइंट है, ये कौन से सेकंड चरण में किया गया? पंचायत अदालत जो शब्द था उसको बदल के न्याय पंचायत कर दिया गया। और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु, ये गलत लिख गया, ये उसके लिए रबी व खरीफ
रबी व खरीफ आंदोलन पंचायतों में शामिल किया गया। किसके लिए? खाद्यान्न उत्पादन यानी कि सीरियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये जो है आंदोलन पंचायतों में शामिल किया गया, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े किसका? सीरियल्स का। और ग्राम सभाओं का पुनर्गठन भी किया गया। अब थर्ड फेज देखते हैं, जो कि 1960 से 71-72 तक है। तो ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्पादन कल्याण से जुड़ी योजनाएं शुरू की गई। 1961 में ग्राम सभा में चुनावों की नई प्रणाली लागू की गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 तक राज्य में व्यापक जो है चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए। तो ये डेट है और ये टाइम याद रखना है, ये मतलब डेट है और ईयर। फिर वर्ष 1961 में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई 1961 में। ठीक है, अब 1961 में क्यों लागू की गई? अब इस समय जो जो सजेशन था किसका? बलवंत राय मेहता समिति का, वो भी आ चुका था। तो उसके बेसिस पर क्या हुआ? बलवंत राय मेहता समिति थी, उनकी सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई त्रिस्तरीय, जिसमें कि ग्राम सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद का जो है 3 स्तर में बांटा गया। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने एक्ट भी चालू किया। ठीक है, ये थर्ड फेज में आया उत्तर प्रदेश समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, यानी कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो ग्राम पंचायत एक्ट 1947 है और जो क्षेत्र पंचायत और परिषद अधिनियम 1961 है, इसका हम लोग अलग से वीडियो में पढ़ लेंगे कि कौन सी धारा में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ओके, अभी के लिए केवल इनके ईयर याद रखें। और आंकड़े में क्या है? ग्राम पंचायत संख्या इतनी हो गई और न्याय पंचायत संख्या इतनी हो गई। तो ये जो नंबर बढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है याद रखना, क्योंकि ये हर फेज में बढ़ते जाएंगे। जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताता जा रहा हूँ। अब चौथा चरण आया पंचायत डेवलपमेंट में। तो इसमें चौथा आम चुनाव संपन्न हुआ और ग्राम पंचायत संख्या इतनी हो गई, न्याय पंचायत इतनी हो गई। और फिर 1981-82 में क्या हुआ? प्रदेश में ग्राम पंचायत संख्या फिर बढ़ गई, ये भी हो गया। अब 3 वर्ष थर्ड पॉइंट क्या है? वर्ष 1982 में पंचायत के समन्वय चुनाव को मई 1982 में संपन्न हुए, जिससे कि ग्राम सभाओं की संख्या बढ़कर 74,000 हो गई। और मतदाता आयु, ये पॉइंट बस याद रखने वाला है इसमें। मतदाता आयु जो है 21 जो वर्ष से घटकर कितनी हो गई? 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। यह एक महत्वपूर्ण सुधार था। उसके बाद 5वां चरण देखते हैं। तो ये छठा निर्वाचन हुआ 1988 में, छठे चुनाव संपन्न हुए और पंचायती राज अधिनियम संशोधन में 30% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया गया। तो ये याद रखना, ये 5वें चरण में ये 30% जो वुमेन का जो है क्या आरक्षण है वो लागू किया गया। क्योंकि हम जानते हैं क्यों लागू हुआ छठवें में, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? संविधान संशोधन हुआ था 73वां 1992 में। और हर पंचायत में कम से कम अनुसूचित जाति की एक महिला का प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित किया गया। 1988 में क्या स्थिति थी? ये थी, ये महिला प्रधान कितनी थी? महिला प्रधान 930 थी 1988 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। महिला सदस्यों की संख्या इतनी थी 1,50,577 और अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों की संख्या 65,937 थी। फिर 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई। इसमें क्या हुआ? ग्रामीण बेरोजगारों को, विशेषकर गरीब पुरुषों और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। अब छठवां फेज देखते हैं। आर्टिकल 40, ये संवैधानिक मान्यता मिल गई थी इसको 92 के बाद 93 में संवैधानिक मान्यता मिल गई। और ग्राम स्वराज पंचायतों को ग्राम स्वराज इकाई के रूप में स्थापित करने के निर्देश राज्य को दिया गया। ठीक है, और ये संशोधन लागू कितना हुआ, कब हुआ? ये हम लोग अभी देख चुके हैं कि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। तो ये हो कौन से फेज में रहा था? वो तो हम ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फेज में कौन से हुआ? तो ये 6 फेज में हुआ था, क्योंकि इसका फेज का 1993-94 है इस फेज की जो ड्यूरेशन है। अब मुख्य प्रावधान इसमें क्या हुए? पंचायतें स्वशासी संस्थाएं घोषित की गई, प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई, पंचायतों में वित्तीय रूप से सशक्त करने की व्यवस्था की गई और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई और राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। तो अब समझिए छठवें चुनाव के अंदर जो छठवें फेज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो संविधान संशोधन 73वां कौन से फेज में लागू हुआ? छठवें में। और जो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 1994 में और राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी इसी में हुई। अब यहाँ पे लिखा है, अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग शायद 1995 में बना है और जो वित्त आयोग है वो 1994 में बना है पहला। अब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में क्या हुआ? संशोधन हुआ 1994 में। जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है उसमें संशोधन कब हुआ? 1994 में, जब अमेंडमेंट हो चुका। तो ये लागू कब हुआ? 22 अप्रैल 1994 को।
ये त्रिस्तरीय इसमें ग्राम पंचायत व्यवस्था बनाई गई। मुख्य व्यवस्थाएं इसमें क्या थी? पंचायतों की संरचना का गठन, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल, मतलब कि जो सजेशन थे वो सारे इम्प्लीमेंट हो गए उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है। और शक्तियां व जिम्मेदारी दी गई पंचायत को। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। तो ये सारा जो अमेंडमेंट हुआ पंचायती राज अधिनियम जो 1947 था, वो अमेंडमेंट हुआ 1994 में। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, संविधान संशोधन, तो उसमें जो भी सजेशन थे उसके बाद वो अपडेट हुआ था, तो वो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिए गए कि राज्य वित्त आयोग बनेगा, निर्वाचन आयोग बनेगा, 5 साल कार्यकाल होगा, और ये आरक्षण मिलेगा महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति को। ये सारा इम्प्लीमेंट हो गया। और 1000 आबादी जो पंचायत का गठन कैसे होगा? 1000 जो आबादी पर एक पंचायत का गठन होगा। ठीक है। क्योंकि जहां संभव हो वहां 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, और जहां पर नहीं है तो वहां 2 से 3 गांव मिलाकर भी ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई छोटे गांव है तो छोटे 2-3 गांव मिलकर ग्राम पंचायत गठन करेंगे 1000 तक की आबादी करके। और जनसंख्या के अनुसार SC ST OBC को आरक्षण मिलेगा, और प्रत्येक वर्ग में 1/3 महिलाओं का आरक्षण, ये फिक्स है। ओके। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है, और चुनाव संपन्न किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 को क्या बनाया गया? राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। 23 अप्रैल 1994 को अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना हुई। तो ये पॉइंट याद रख लेना। वो उस साइड 23 अप्रैल 1994 ये एग्जैक्ट डेट है। और आयोग ने पंचायत चुनाव की निगरानी व संचालन करता है। ठीक है, चुनाव आयोग है तो यही काम करेगा। अब उत्तर प्रदेश में जो अधिनियम है, उत्तर प्रदेश अधिनियम है, उसकी एक ऐतिहासिक परिचय देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1947 है, उसकी क्या जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं लागू करने की। तो ये उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम 1947 है, इसमें इसको पारित होने वाली डेटें कौन कौन सी हैं? तो 5 जून को ये विधानसभा में पारित हुआ, 5 जून 1947 को, तो ये याद रखना है। उसके बाद 16 सितंबर 1947 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। ठीक है। और राज्यपाल द्वारा 7 दिसंबर 1947 को वहां के तत्कालीन जो उस टाइम के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा स्वीकृति दी गई। और लागू कब हुआ? 27 दिसंबर 1947 को ये यूपी गजट में प्रकाशित हो गया। तो राजपत्र में 16 सितंबर 1947 को और 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा, और 27 दिसंबर को फाइनली ये लागू हो गया। तो ये चारों डेटें जो पंचायती राज जो अधिनियम है 1947 उसको लागू करने के लिए ये इंपॉर्टेंट डेटें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं इसके बाद प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। बाकी इसको डिटेल में हम लोग अलग वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, 1-2 दिन में बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधिनियम है, इसमें से छाटेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करा लेंगे। अब प्रमुख विशेषताएं क्या है इस अधिनियम की? तो ये 1947 कहा जाता है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 इसको कहा जाता है। इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं और 119 सेक्शन है। और यह अधिनियम ग्राम पंचायतों की स्थापना, शक्ति व कर्तव्यों को विनियमित करता है। और 73वें संविधान संशोधन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम लोग देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। तो 1992 में भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लाया गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश में 1947 से 1992 तक पंचायत व्यवस्था पुराने अधिनियम, जो ये अधिनियम था, इसके आधार पर बनी रही। फिर क्या हुआ 1993 में, जब छठा चरण, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि छठे चरण में ये सब चीजें हुई, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया था ये। तो ये 22 अप्रैल 1994 को नया संशोधित अधिनियम लागू हुआ, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है वो इस समय लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 में। और ये यहाँ पे ये पूरा यूपी में लागू हो गया, जिसके जो भी प्रोविजन थे वो भी उत्तर प्रदेश में लग गए, जो अभी हम लोगों ने ये पीछे पढ़े। ठीक है। अब वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था की क्या स्थिति है? तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, और ये इस संशोधन के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है। वर्तमान में ये है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? लगभग 57,576। तो ये वाले डेटा आपको याद रखने हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितनी ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। तो कुछ सोर्सों से इतनी है, इतनी भी बताई जा रही हैं, लेकिन इतनी है, तो ये सब देख लेना। तो 57,691 हैं पंचायतें। क्षेत्र पंचायतें 826 हैं, न्याय पंचायतें 8,135 हैं, और जिला पंचायतें यानी कि जितने जिले हैं उतनी जिला पंचायतें होंगी, तो 75 हैं। अब ग्राम सभा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी, और ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम कितनी 4 बैठकें अनिवार्य हैं। ये बैठकें अनिवार्य रूप से फसल कटाई के बाद रखी जाती हैं। ये सारा जो डिटेल में इस पॉइंट का, जो वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली, ये हम लोग जस्ट यूनिट 2 में करेंगे। ठीक है, कल। और 23 जनवरी, ये थोड़े इंपॉर्टेंट डे हैं। 23 जनवरी एक इंपॉर्टेंट डे है, जो कि किसकी जयंती है? ये 23 जनवरी को सहकारिता दिवस मनाया जाता है ना। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 20 अगस्त सद्भावना, ये राजीव गांधी की मृत्यु दिवस भी है, 2 अक्टूबर ये गांधी जयंती है। ओके।
और 23 जनवरी क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। अब महत्वपूर्ण योजनाएं क्या हैं? महत्वपूर्ण योजना ये पंचायती राज द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, मनरेगा व अन्य ग्रामीण आजीविका योजना, वन रक्षण, ये सारे ये काम है, ये आप लोग एक बार देख लेना। अब देख लेते हैं नगर निकायों के लिए जो संविधान संशोधन कौन सा हुआ है, 74वां। तो 73वां 74वां साथ ही में हुआ था। तो 73वां तो था पंचायत के लिए, और जो 74वां था वो किसके लिए था, नगर निकायों के लिए। इसमें क्या हुआ, ये जो है 74वां संविधान संशोधन 1992, और ये भी 1993 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और इसके तहत क्या हुआ, जो शेड्यूल 12 है उसमें क्या बात करी गई, नगर निकायों के बारे में बात की गई। और पार्ट कौन सा था, पार्ट 9 में तो पंचायतें हैं, और 9A में क्या है, ये है 9A में नगर निकाय हैं। और 9A में आर्टिकल नंबर कौन से हैं, तो आर्टिकल नंबर अगर बात की जाए तो 243 से लेकर 243 ओ तक तो पंचायत में है। और इसमें कितने हो गए हैं, ओ के बाद पी, तो 243 पी से 243 जेड जी तक ये नगर निकायों में है। ओके, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये संशोधन वर्ष वही लिखा है। अब उत्तर प्रदेश स्थानीय सुशासन संशोधन अधिनियम 1994 के तहत ये लागू हुआ। और शहरी निकायों की भी 3 श्रेणियां हैं, जिसमें कि नगर निगम जो कि सबसे ऊपर है, फिर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। अब ये सारा नगर निकायों की क्या विशेषता है, प्रत्येक शहरी निकाय में एक महापौर यानी कि नगर निगम होगा, और एक अध्यक्ष होगा उसका, नगर पालिका अध्यक्ष जिसे कहेगा, नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष, और यहाँ पे एक महापौर होगा शहरी निकायों में, यानी कि नगर निगम में मेयर होता है, और एक उपाध्यक्ष होगा। प्रत्येक चुनाव से चुने जाएंगे, और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होंगे, और 2 वर्ष के भीतर अगर लाया जाए अविश्वास प्रस्ताव तो दोबारा भी हो सकते हैं चुनाव। अब देखते हैं पैसा अधिनियम। ठीक है, तो पैसा अधिनियम जो शेड्यूल एरिया में पंचायत कैसे पंचायत रूल को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये पैसा का फ्लो में यह अधिनियम 5वीं जो अनुसूची है, जो अनुसूची 5वीं है, उसमें क्या जो राज्य दिए हैं उनमें पंचायतों को ग्राम सभा व पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने हेतु ये जो अधिनियम लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा और सुशासन की शक्ति दी जाए, जो ट्राइबल एरिया हैं उनमें, क्योंकि ट्राइब्स उनका अपना ही रूल होते हैं, इस वजह से उसके लिए ये अलग से एक्ट लाया गया कि उन जो रूल थे उनको प्लायंट यानी कि थोड़े नम करके उनके जो रूल हैं उनसे मिला के ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएं, और पंचायतों की जो व्यवस्था है वहाँ पर भी लागू की जाए, जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी। ओके, तो यह अधिनियम अनुच्छेद 243 एम का जो बी पार्ट है उसके अंतर्गत ये अधिनियम लाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आदिवासी समुदायों को परंपरागत जो उनकी सुशासन प्रणाली है उनके अनुसार अधिकार प्राप्त किए जाएं, और ग्राम सभा के निर्णय लेने की शक्ति को, जैसे भूमि, खनिज तेल, जल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट और कल्चर आदि से संबंधित मामले हों, स्थानीय संसाधनों को आदिवासी समुदायों का नियंत्रण सुनिश्चित करना। और प्रमुख प्रावधान क्या थे इसके, आदिवासी समुदायों को शोषण से मुक्ति दिलाना, उन्हें सुशासन का अधिकार देना, परंपरागत जो रीति रिवाज हैं उनको मान्यता भी देना, और उन्हें संरक्षित भी करना, उनकी जो मान्यता है। तो पैसा जो कानून है वो कौन से एरिया में लागू है, तो वह उन्हीं एरिया में लागू है जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसमें यूपी नहीं है, यहाँ पे भी है ट्राइबल एरिया लेकिन उतना नहीं है। इस वजह से इन 10 राज्यों में पैसा एक्ट जो है वो लागू है। तो ये हमारा पहला जो यूनिट का बचा हुआ पार्ट था, ब्रिटिश काल से वर्तमान तक में क्या क्या पंचायत में इम्प्लीमेंटेशन हुए, कैसे डेवलपमेंट हुआ, सारा हमने कवर कर लिया, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल वे में। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा था वो भी मैंने दे दिया। ओके, इसकी पीडीएफ आपको कल या परसों तक मिल जाएगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई भी सुझाव हो तो हमें दें, और नहीं तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर पसंद आए आप लोगों को। ओके, धन्यवाद।